हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो पीसीएस का पेपर होने वाला है उसका सेकंड पेपर होता है सीसैट का। ये सब आपको पता ही होगा कि सेकंड पेपर सीसैट का होता है। तो सीसैट में लगभग 30 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल से आता है। लगभग 25 क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, 25 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, बाकी जो बचे 40 क्वेश्चंस लगभग, इसमें लगभग 20 मैथ्स रहता है और 20 रीजनिंग रहता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होता है। 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स होता है। तो इसमें 30 क्वेश्चंस तो हो गए कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल से। ये एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन मतलब आम बोलचाल की भाषा जो हम रोज कम्युनिकेशन में यूज करते हैं लोगों से बोलने के लिए। और इंटरपर्सनल स्किल किसी को किसी से बात करने के लिए, किसी को लुभाने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए वो। तो अगर ये हमें आ जाए तो हमारा 30 नंबर बहुत इजीली सिक्योर हो सकता है और सीसैट में हमें पास ही होना है, जो कि 1/3 लेके आना है। 100 में लगभग आपको 33 क्वेश्चन ही करने हैं, 33 से 34। तो इतना क्वेश्चन कर लें। अगर यहाँ से थोड़ा भी क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लें और हिंदी से, तो पासिंग मार्क हो जाएगा। बाकी यहाँ पे नंबर तो लाना नहीं है, बस पासिंग मार्क्स ही लेके आने हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पिछले 12 साल के जो पीवाईक्यू हैं उससे, क्योंकि इससे अलग कहीं पेपर नहीं जाता। जो भी आएगा इसी से रिपीट कर करके आएगा। आप देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने आप ही रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर साल वो रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण में KISS का नियम प्रयुक्त होता है। तो KISS ये नॉर्मली भाषा में भी बोला जाता है, तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा रखो और सिंपली बोल दो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। त्योरी चढ़ाना मतलब भवें चढ़ाना, जो आंख सिकोड़ते हैं हम लोग उसको कहते हैं त्योरी चढ़ाना। जब किसी की बात हमें नहीं अच्छी लगती, चिड़चिड़ापन होता है, तब हम त्योरी चढ़ाते हैं। ऑप्शन डी। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरवैयक्तिक भूमिका नहीं है। ये नहीं पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है। तो भूमिका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल रोल। नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता, संपर्क और बॉस। तो जो बॉस है वो अंतरवैयक्तिक भूमिका नहीं है, क्योंकि किसी का बॉस उससे अंतरवैयक्तिक मतलब वैयक्तिक संबंध नहीं रखता। वो बॉस होता है, बस वो उतना ही काम रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो आगे झुक के, इंटरेस्ट जब आता है तो आगे झुक के सुनने लगते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, कंसंट्रेशन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी है। ग्रहिता मतलब कि अगर संप्रेषण हो रहा है यानी बातचीत हो रही है तो वो ग्रहण नहीं कर पाता। उसकी कमजोरी है कि कोई चीज उसको बता रहा है तो वो ग्रहण करने की कोशिश ही नहीं करता, वो सुनना ही नहीं चाहता बात, या वो समझना ही नहीं चाहता। तो ये क्या होगा, उसमें किस चीज की बाधा है। तो वो पूर्वाग्रह, जो कोई पहले से कोई ख्याल बना लिया है कि यार ये सही नहीं हो सकता, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो वो कैसे ग्रहण करेगा। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, पूर्वाग्रह। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारी से संबंधित हैं, उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती है। किसी की भी भूमिका उसके अंतरवैयक्तिक संबंध पर केंद्रित होगी। कारण, ऐसी भूमिका अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती है। ऐसी भूमिका जो होता है वो अधिकार और उसकी स्थिति से प्रत्यक्ष जुड़ी होती है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें कैसे, जैसे कोई व्यक्ति है उसका व्यवहार डिपेंड करता है कि उसका कांटेक्ट कैसे, उसके माहौल कैसे है, बिहेवियर कैसा है, उसका माहौल कैसा है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और जब जैसा वो बिहेवियर करेगा वो उसके रोल से डायरेक्ट जुड़ा होगा। अच्छा बिहेवियर करेगा तो अच्छा रोल होगा, बुरा बिहेवियर करेगा तो बुरा रोल होगा। तो ये वही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तदानुभूतिपूर्वक तदानुभूतिपूर्वक श्रवण की विशेषता नहीं है। यानी कौन सा ध्यान से सुनने की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी,
बीइंग इवैल्यूएटिव या मूल्यांकन परख होना। कोई कुछ बता रहा है, उसको सुनने के बजाय उसका मूल्यांकन करने लगना, ये श्रवण की विशेषता अच्छी नहीं है। मतलब श्रवण वो होता है जब कोई बोले और आप ध्यान से सुनें। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के मदों से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनिए। इधर संप्रेषण की बाधाएं दी हैं और बाधाओं के प्रकार दिए। तो शब्द भंडार, अगर शब्द भंडार नहीं होंगी तो संप्रेषण में बाधा होगी। तो किसकी बाधा होगी? भाषा की। दूरी, अगर डिस्टेंस दूरी है तो दूरी कैसी है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूरी बाधा होती है संरचनात्मक। और जल्दबाजी क्या होती है? परिस्थितिक। अगर कभी-कभी परिस्थिति आ जाती है, लोग जल्दबाजी करते हैं। और कोलाहल क्या हो गया? पर्यावरणीय बाधा उत्पन्न करेगी। सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरण पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। तो ये क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। लोग कहते हैं मेरा इंट्यूशन बहुत अच्छा है या मैं बहुत अच्छा किसी की बात समझ लेता हूँ, सोच पाता हूँ। तो जब सूचना दिया जाए तो उस पे अपने अनुभवों का उपयोग करना है। आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरण के आधार पर निर्णय लेना है। तो खुद के इंट्यूशन पे, यानी अंतर्दर्शी जो आपके मन में निर्णय होगा वही लेना है। जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे। जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिवर्तन में समता बना के रखे उसे कहते हैं रिसोर्स कलेक्टर या रिसोर्स अलोकेटर। द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? अगर द्वंद्व हो रहा है, दो लोगों के बीच में द्वंद्व है तो वहां से बच के निकलना है। तो ऑप्शन सी होगा, निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा। दोनों के पक्ष की इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर दो, पोस्टपोन कर दो डिसीजन ही, निर्णय टालो। तो ये क्या होगा? द्वंद्व से बचने का तरीका। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है? सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता, अनुरक्ति की आवश्यकता। तो ये दिखाता है नीड फॉर इंक्लूजन, सम्मिलित होने की आवश्यकता। विच वन फॉलोइंग रिफर्स टू नीड एसोसिएट विद अदर? दूसरों के साथ मिलना घुलना क्या कहलाता है? सम्मिलित होने की आवश्यकता। द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुहों के बारे में, ये मुद्दों हैं, मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है। यानी द्वंद्व हुआ तो पहले, इसके पहले भी एक क्वेश्चन द्वंद्व से आया था, तो उसमें क्या करना है? दोनों पक्षों को नेग्लेक्ट कर देना है और किसी पक्ष में नहीं बोलना है, सीधे निकल जाना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑप्शन बी, शमन, स्मूदिंग। वहां पे कुछ करना नहीं है, बातों को दबा देना है। यही एक अच्छा संप्रेषण, अच्छा समाधान होगा। कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह सहारा ले रहा है। अगर किसी ने सामान खरीद के लाया फिर से वापस करेगा तो वो किस चीज का सहारा लेगा? प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्ड डिसीजन, योजनाबद्ध। कोई कोई चीज लेके आया, उसको नहीं पसंद आया, फिर वो जाएगा, सोचेगा, वो सामान को लौटा के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोग्राम डिसीजन। उसने कुछ योजना बनाई होगी, सोचा समझा होगा, तब जाके वो रिटर्न कर रहा होगा। नेक्स्ट 15 क्या है? आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं। दो तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर दो पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम में संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं, आप क्या करेंगे? 2 लोगों का आपको इंटरव्यू लेना है। कोई एक अधिकारी हैं आपसे सीनियर, वो कह रहे हैं कि वाई नाम के लिए आपको सिफारिश कर रहे हैं कि इनका कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे? इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? आपको क्या करना है? सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे, योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन हो या ना हो, या वाई का चयन ही हो जाए, आप पक्षपात नहीं करेंगे। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है। तो संप्रेषण के प्रकरण में प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन ए, इनकोडिंग। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण का प्रक्रम जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले होती है इनकोडिंग। इनकोड करते हैं,
उसके बाद इनकोडिंग के बाद मैसेज होता है, संदेश। पहले इनकोड होगा, फिर मैसेज होगा, पहला स्टेप, दूसरा मैसेज होगा, तीसरा क्या होगा? डिकोडिंग, डिकोडिंग, ये तीसरा होगा, फिर चौथा क्या होगा? ग्रहण करना, यानी रिसीविंग। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है फीडबैक देना। अगर समझ में आ गया है तो फीडबैक करना। तो 5वां स्टेप होता है फीडबैक। ये प्रक्रम याद रखेंगे, संप्रेषण का प्रक्रम 2 से 3 बार तो यही रिपीट हो गया है 2-4 सालों में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इनकोडिंग। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। तो बेमेल पद ज्ञात करना है इसमें। पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं, व्यवहार का अर्थ। तो इसमें क्या होगा? व्यवहार का अर्थ, इंटरप्शन, टॉपिक की प्रायोरिटी, प्राथमिकता और एक्सेस, ये सब तो संप्रेषण में आता है, पर व्यवहार का अर्थ ये संप्रेषण में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीडीएफ की भी लिंक लगा दूंगी और टेलीग्राम चैनल की भी, आप लोग प्लीज वहां से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरवैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो कौन समस्या उत्पन्न करेगा? इमोशनल मैच्योरिटी, मैच्योर है तो नहीं। असर्टिवनेस, अगर आप दृढ़ता परक हैं, सुन रहे हैं किसी की बात। इम्पैथी है, समानुभूति है, तब भी नहीं। शर्मीलापन, शर्मीलापन रहेगा तो इंसान अपनी बात नहीं कह पाएगा और ये अंतरवैयक्तिक संबंध में एक बाधा उत्पन्न करेगा। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है, यानी फंक्शन लेवल जो कम्युनिकेशन का है वो कट करता है। परे जाता है मतलब उसको कट करता है, आपके कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल यानी तिरछा कम्युनिकेशन, तिर्यक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संप्रेषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? यानी आपके समानता संबंध तो संप्रेषित हो रहे हैं और प्राधिकार भी है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। तो ये क्या होगा? द बैलेंस स्प्लिट पैटर्न, संतुलित विभाजन प्रतिमान। निम्नलिखित संप्रेषण संजाल में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? यानी एक कोई यहाँ बैठा है तो वो सीधे अपने पास वाले से, फिर ये इसके पास वाले से, फिर ऐसे ही संप्रेषण हो सकता है। तो इस संप्रेषण को कहते हैं श्रृंखला, चेन नेटवर्क, श्रृंखला संजाल। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? जब किसी को किसी चीज के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तो वो मनोवैज्ञानिक प्रतिघात होता है। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है। वरिष्ठ और कनिष्ठ का संबंध और व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का जब आदान प्रदान होता है तो वो कहलाता है अनौपचारिकता। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता बनाए रखने में सहायक होता है? अगर किसी से दोस्ती बना के रखनी है तो कौन सा कौशल होना चाहिए? वॉलेंटरी हेल्प इन टाइम ऑफ नीड, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। सहायता करेंगे तो मित्रता, निकटता बनी रहेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण क्या है? सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ए। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता। ये सही है कि सबकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, सब अलग अलग होती है, पर सक्रिय श्रवण ये अलग बात कह रहा है कि श्रवण करेंगे तो संप्रेषित होगा, जो अच्छा सुनेगा उसे अच्छा संप्रेषित होगा। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता गुणारोपित की जाती है। ऑप्शन बी, कोलाहल पर। अब कोई आपसे बात कर रहा है और बगल बहुत ज्यादा शोर चल रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, तो क्या वो जो संदेश है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा या पूरी तरीके से आप किसी को समझा पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? कोलाहल पर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ संचार के प्रकार दिए हैं, यहाँ पे उसके वेरिएबल्स दिए हैं।
वर्बल, रिटन, सिंबल, फिजिकल जेस्चर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। वर्बल, अगर आपकी भाषा और शब्द अच्छे हैं तो भाषा प्रवाहिता होगी। रिटन, ये लिखने पे डिपेंड करता है कि आदमी आपका संज्ञानात्मक यानी बुद्धि कितना विकसित है। सिंबल, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। और दैहिक हाव-भाव अंतर्निहित अर्थ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, उदाहरण व सुनिश्चित ढंग से जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है, से प्रभावित होते हैं या गोचर कहलाता है। ये क्या जो अप्रासंगिक जो पक्ष होते हैं, वो हमें किसी ना किसी तरह प्रभावित करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? गढ़न के रूप में फ्रेमिंग करना। कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है। जैसे कोई निर्णय ले और कंफर्म ना हो कि ये सही है कि गलत है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन डी संदिग्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? कौन सी इसमें निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? ग्रुप डिसीजन, जो हम लोग ग्रुप में डिसीजन करते हैं, वो नहीं है। सदस्य विचारों की वरीयता विविधता प्रस्तुत करते हैं। सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं। सदस्य कार्यकुशल होते हैं। सदस्य प्रभावकारी होते हैं। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं होगी? तो ऑप्शन सी, सदस्य कार्यकुशल होते हैं। जरूरी नहीं है कि समूह में सभी कार्यकुशल हों। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सदस्य कार्यकुशल होते हैं, ये नहीं होगा निर्णय लेने की विशेषता। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है। जो जजमेंट होता है लास्ट वाला, उसको किससे जानते हैं? स्वतः शोध के रूप में, ह्यूरिस्टिक्स। जब स्वतः शोध किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक्स। निम्नांकित में से तर्कणा का अंतिम सोपान है। तो तर्कणा यानी रीजनिंग। रीजनिंग का लास्ट स्टेप है। रीजनिंग 4 स्टेप में होती है। यहाँ पे देख लेते हैं, रीजनिंग 4 स्टेप में होती है। तो 4 सोपान में पहला क्या हो गया? तैयारी करेंगे। पहले किसी भी चीज की तैयारी होती है, पहला स्टेप। दूसरा, प्रकल्पना। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। हाइपोथेसिस, कल्पना करना, प्राकल्पना। पहले प्रिपरेशन, फिर प्राकल्पना, फिर निगमन, डिडक्शन कि उससे क्या निकलेगा, फायदा नुकसान देखना, निगमन। उसके बाद सत्यापन, फिर वेरिफिकेशन। ये हो गया चौथा स्टेप। और यहाँ पे क्या पूछा है? अंतिम सोपान ही पूछा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सत्यापन। जब एक निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो संदर्भित करता है। जब कोई निष्कर्ष, जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, वो कंफर्म नहीं है, अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है, वो उसकी मतलब जो कंक्लूजन है वो कंफर्म नहीं निकला कि क्या होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन सी, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्कणा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होती है, कारण लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। इसमें बताना है ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, सही स्पष्टीकरण भी करता है। आपको बस ये पेपर 1 से 2 बार रिवाइज करके चले जाना है। देखिएगा इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन तो पक्का रिपीट ही होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? अवाचिक, बिना बोले हुए। तो येलिंग, चिल्लाना बोलना है, बुदबुदाना भी बोलना है, शब्द जाल भी बोलना है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में हम बोलते कहाँ हैं? बोलते नहीं है, सिर्फ आंखों से देखना होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? संकेतों को तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित करना। जो कूट लेखन होता है, जैसे कोई मैसेज आया उसको इनकोड कर दिए, तो इनकोड से क्या तात्पर्य है? ये जब हम पढ़ेंगे या सुनेंगे या बोलेंगे तो उसका सिग्नल हमारे दिमाग में जाएगा न्यूरल इम्पल्स में, तो संकेतों को तंत्रकीय आवेग में परिवर्तित करेंगे, फिर समझेंगे, डिकोड करेंगे, तो आगे वाले को समझाएंगे, फिर फीडबैक देंगे। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? तो संदर्भ किसे कहते हैं? वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर कन्वर्सेशन, बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण।
पेल्स प्रभाव स्पष्ट करता है। पेल्स इफेक्ट क्या स्पष्ट करता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को सुपीरियर सपोर्टिवनेस कंबाइंड विद एडिक्वेट अपवर्ड इन्फ्लुएंस। कथन और कारण है। कथन क्या है? संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। कारण, संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वे हैं। अगर किसी को अच्छा श्रोता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। अच्छा श्रोता वही है जो ध्यान दे के सुने और उसका फीडबैक भी दे। जैसे जब जैसे यही वीडियो है, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपने सही से सुना है और सही से समझा है तो इसका फीडबैक भी मिलना चाहिए। तो यही होता है अच्छे श्रोता की निशानी। नेक्स्ट, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है। श्रोता क्या टेक्निक यूज करता है? ऑप्शन सी। वक्ता के शब्दों को अनन्य शब्दों में व्यक्त करना। जो वक्ता के शब्द है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना। संदेश होता है। संदेश क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। एक कॉन्स्पिकुअस सिग्नल विच इज अबव नॉइज लेवल। शोर स्तर से ऊपर हो। प्रभावी श्रवण समावेश करता है। तो प्रभावी श्रवण क्या समावेश करता है? ऑप्शन डी। अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को करना। अभी हमने देखा कि जब भी कोई संदेश आएगा इनकोड करके, अगर अच्छा श्रोता है तो वो लास्ट में क्या करेगा? पुष्टिकरण करेगा, फीडबैक देगा। तो कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनिए। इसका सही क्रम क्या होगा? यहाँ पे इनकोडिंग तो दिया नहीं है। इनकोडिंग के बाद क्या आता है? मैसेज। तो सही क्रम क्या हुआ? मैसेज। मैसेज के बाद क्या हुआ? शोर। मैसेज हुआ, बातें हुई, शोर हुआ, फिर लास्ट क्या हो गया? फीडबैक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवधानों को स्पष्ट करता है जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और दूसरे से संप्रेषण करने के समुदित तरीकों को स्पष्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन आवर टैसिट अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको स्पष्ट करता है। अलाउ पीपल टू इंटरसेप्ट बिहेवियर एंड दैट स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट वेज टू कम्युनिकेट विद अदर। और उस बिहेवियर से, उस व्यवहार से हम दूसरों से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसका ऑप्शन, इसका क्या सही होगा? कम्युनिकेशन नियम। जो कम्युनिकेशन के संप्रेषण के जो रूल हैं वो हमें हेल्प करता है। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या है? एथिक्स क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एथिक्स क्या है? इज वर्थ कंसीडरिंग, विचारने योग्य है। अगर एथिक्स है तो वो विचारने योग्य है, संप्रेषण हमारा और अच्छा निखर के आएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे नकारात्मक निजी व्यवहार है और कारण दिया है। गले के पीछे एक हाथ ले जाना। तो जब गले के पीछे एक हाथ ले जाते हैं, जब गले के पीछे एक हाथ ले जाते हैं तो वो क्या दिखाता है? असहमति, डिसएग्रीमेंट। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बी, आंखें सिकोड़ना। आंखें कब सिकोड़ते हैं? जब डिसअप्रूवल हो। नाक सहलाना। नाक सहलाना अतिशयोक्ति, जब कोई बात कर रहा हो तो नाक सहलाना। चश्मा उतार के नीचे रखना कि अब नहीं सुनना, बस बहुत हो गया, नो लॉन्गर लिसनिंग। दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यता के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान हैं उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। ये यहाँ पे प्रवृत्ति है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको अवॉइड करिएगा। प्रवृत्ति, तो ये टेंडेंसी क्या जानी जाती है? कि दूसरों की राय लेके उससे तुलना करना और अपने पसंद के लोगों से उसकी तुलना करना, ये क्या कहलाता है? ये होगा ऑप्शन सी, सामाजिक तुलना के सिद्धांत के रूप में। हम सोशल कंपैरिजन थ्योरी अपनाने लगते हैं। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? इन डिसीजन मेकिंग जजिंग अ सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड रैंडम लुकिंग अपीयरेंस इन नोन एज।
जो हम उसमें सिमिलैरिटी ढूँढते हैं, एक समानता ढूँढते हैं और रैंडमनेस ऐसे ही कुछ भी यादृच्छिक ढूँढते हैं, तो वो निर्णय क्या कहलाता है? प्रातिनिधिक स्वतः शोध, रिप्रेजेंटेटिवनेस, ह्यूरिस्टिक। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं। उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। कोई प्रबंधक है, वो क्या निर्णय लेगा? पहले तो समस्या को परिभाषित करेगा, अगर कोई उससे समस्या बताता है, तो वो समस्या को क्या करेगा? परिभाषित। उसके बाद प्रतिबंधक तत्वों को पहचानेगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें अटका रही हैं, उनको पहचानेगा। फिर संभावित विकल्प का विकास करेगा, क्या-क्या विकल्प निकल के आएँगे, उसको दिखाएगा। एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करेगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 लगातार यही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के समर्पण संभावित विकल्प दर्शाती है, कहलाती है। A quantitative technique for decision making that shows a complete picture of potential alternative decision path is called। तो alternative decision path क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, ए निर्णय एक निर्णय क्रम, अ डिसीजन ट्री। निर्णय लेने की जब एक संख्यात्मक तकनीक जो अपने पथों को बदलने पे संभावित विकल्प दिखाती है कि एक से ज्यादा विकल्प उसके पास है, वो कहलाता है अ निर्णय क्रम, ए डिसीजन ट्री। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग करते हैं, तो इस कारण त्रुटियां होती हैं, इसको क्या कहते हैं? अन्य पक्ष पर ध्यान दिए बिना करते हैं, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर एस्पेक्ट। जब त्रुटि होती है तो इसका मतलब हमने दूसरे का पक्ष ध्यान से नहीं सुना। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें सी नहीं होगा, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना। तो पूर्ण रूप से अपने ऊपर नहीं निर्भर रहना, सबकी बातें सुनना है, सबको इनकरेज करना है, कुछ नया ट्राई करने के लिए रेडी होना है और इक्वालिटी बना के रखना है। तो पूछा था कौन सा इसमें नहीं होगा? ऑप्शन सी, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना नहीं होगा। क्रियाओं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी ये देख लेते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल में होगा, कोशिश यही करना है कि क्वेश्चन में जो पॉजिटिव आंसर निकले, जो पॉजिटिव आंसर निकल रहा हो, सबको साथ लेके चलने की बात की गई हो, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा सब में नहीं करना है, पर जो नहीं आ रहा हो, वहां देखना है कि कौन सा पॉजिटिव आंसर निकल रहा है या पूछा क्या गया है। अगर नहीं पूछा गया तो नेगेटिव आंसर को टिक करना है। क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है। उसको क्या जाना जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, निर्णय खांचने के रूप में, डिसीजन फ्रेम। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक की समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? अगर प्रबंधक की समस्या का समाधान कर रहा है, तो वो कहलाएगा मस्तिष्क के झंझायन, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आप दबाव डालते हैं दिमाग पे, सोचते हैं कि उसकी हेल्प कैसे हो जाए, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि उसका खंडन कर सके, तो स्पष्ट करता है? किसी और पे किसी का आरोप थोप देना ताकि वो खंडन किया जा सके, ये क्या कहलाता है? पुतला का तर्क, यानी स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट। कोई गलती करे, उसकी गलती किसी और पे डाल दें ताकि ये आदमी स्पष्ट कर पाए कि हाँ गलती इसकी थी, इसकी नहीं। तो ये कहलाता है द स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण व नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में रहें। इसका अजम्पशन क्या है? कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, केवल एक और दो अंतर्निहित है, क्योंकि घटना घटी है तो गंभीर घटना है, क्योंकि परिस्थिति तनावपूर्ण है और नियंत्रण से बाहर है, तो ऐसे में क्या होगा? गंभीर घटनाएं घटी होंगी और लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। ऐसा तो कहीं बताया नहीं गया कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो ऑप्शन 1 एंड 2 ही अंतर्निहित होंगे। संबंधों की संरचना संबंधित है। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू, संबंधों की संरचना अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक, देखिए ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, फिर से दोबारा आया है। धनात्मक व्यक्तिक संकेत दिखाता है आगे झुकने की प्रक्रिया। तो आगे झुकते हैं, इसका मतलब वो क्या है? एक्सट्रीम
कॉन्फिडेंस, टेकिंग टाइम टू थिंक, कॉन्सेंट्रेशन, रिलैक्सेशन। तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। डांस इज वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म। तो ये क्या होगा इसका ऑप्शन? ये अशाब्दिक संप्रेषण है, नॉन वर्बल। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? अंतरवैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, इसमें असत्य बताना है। ऑप्शन बी, सविराम दंड द्वारा, इंटरमिटेंट पनिशमेंट। तो पनिशमेंट देने से कौशल विकसित नहीं होगा बल्कि कम होगा। हम इमिटेशन, अनुकरण कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन और आत्मसात कर सकते हैं, उससे अंतरवैयक्तिक कौशल बढ़ेगा। दंड देने से कौशल घटेगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहिता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें क्या होगा? पूर्वग्रह। निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक? देखिए ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। त्योरी चढ़ाना कब होता है? झुंझलाहट, जब अनॉयंस हो। निम्नलिखित में से कौन असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है? असौहार्दपूर्ण यानी इंटरप्टेड, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली समझा जाता है। कौन सा इसमें संकेत समझा जाता है? किसी को घूरना। ऑप्शन ए क्या है? होल्डिंग समवन हैंड, किसी का हाथ पकड़ना, ये तो नहीं है। आई कांटेक्ट करना किसी से, ये भी नहीं है। ये सांकेतिक बात हो गई। मुस्कुराना, ये भी नहीं। तो घूरना किसी को, ये असौहार्दपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन अंतरवैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? रिपीट, शर्मीलापन। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण, फिर से रिपीट है, ये देखिए, कूट संकेतन। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है विकर्णी संप्रेषण। अंतरवैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है। इंटरपर्सनल स्किल रिक्वायर दैट, अंतरवैयक्तिक कौशल के लिए क्या आवश्यक है? इसका ऑप्शन डी होगा, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। नेक्स्ट, अंतरवैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? यानी सुसंगत नहीं है बताना है। बी, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, डाउट करना, ये सुसंगत नहीं है। बाकी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, सुनने के लिए तत्पर रहना और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, ये सब रेलेवेंट हैं। और क्या सुसंगत नहीं है? संदेह करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो ये सही है। ए और आर दोनों सही है, पर ए आर की व्याख्या नहीं करता। ये ऑप्शन फिर से, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट। दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है, दूसरा मंची कलाकार भी है। यहाँ पे वर्ड्स पे भी ध्यान देना है। एक तो अध्ययनशील है, दूसरा पढ़ाई के साथ साथ मंची कलाकार भी है, यानी वो स्टेज पे परफॉर्म भी करता है। दूसरे दिन उसकी परीक्षा है। अब ऐसे टाइम पे रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय लेंगे? तो दोनों क्या निर्णय लेंगे? ऑप्शन डी, दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान बाधक है? तो समस्या समाधान में बाधक कौन सा है? फंक्शनल फिक्सनेस। कोई एकदम बद्ध हो जाए कि नहीं यही सही होगा, इसके अलावा और कुछ सही नहीं होगा, तो वो उसकी फंक्शनल फिक्सनेस है, ये समाधान में बाधक बनेगा। कथन है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तर्क एक, हाँ, साक्षरता के स्तर पर सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। तर्क दो क्या है? नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। क्या भारी बोझ और बढ़ जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी, ना तो तर्क एक ना तो तर्क दो प्रबल है। ना ही एक प्रबल है, ना ही दो। क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तर्क, हाँ, ये वे स्थान है जहां अंतरराष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों को ठहरने का कोई स्थान नहीं रहेगा। तो इसका क्या आर्गुमेंट निकल के आएगा? ऑप्शन सी, केवल दो प्रबल है, कि अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो जो विदेशी आते हैं उनके ठहरने के लिए जगह नहीं बचेगी। लास्ट क्वेश्चन, जब कोई निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है। तो यह क्या संदर्भित करता है? इंडक्टिव रीजनिंग। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है उसके उसकी वो क्या इच्छा प्रकट कर रहा है? तो एन ऑफिसर थ्रो हिज फाइल ऑन हिज टेबल ड्यूरिंग अ मीटिंग। जब कोई मीटिंग में फाइल पटक देता है तो वो क्या दिखाना चाहता है? क्रोध को।
अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? ऐसा कौन-सा संप्रेषण है जिसमें नेतृत्व भूमिका की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन क्या होगा? अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, लघु समूह संप्रेषण, द्विकीय संप्रेषण, आभासी यथार्थ संप्रेषण। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी लघु समूह संप्रेषण। इसमें नेतृत्व की भूमिका जो है उसके उत्पत्ति की सर्वप्रथम होती है। यहाँ पे नेतृत्व किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरवैयक्तिक कौशल है। जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ या 2-3 लोगों के साथ मिलके काम करता है, तो उस इंटरपर्सनल स्किल को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी योग्यता। 79th क्वेश्चन अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप यूजुअली इन योर टॉक विद कोवर्कर आप अपने सहकर्मियों से कैसी वार्तालाप करते हैं? ऑप्शन डी सही समय पर मुस्कुराते हैं क्योंकि इसमें है ऑप्शंस क्या-क्या हैं? गंभीर रहते हैं, तो अपने सहकर्मी के साथ गंभीर नहीं रहेंगे, मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, अपने विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं या सही समय पे मुस्कुराते हैं। तो हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देना है कि ऐसा क्या है जो कमेंट भी ना लगे और नेगेटिव भी ना जाए। तो सही समय पे आप मुस्कुराते हैं, जब सही टाइम होगा स्माइल ऑन करेक्ट टाइम। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदतों को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर। कम्युनिकेशन का वो जो सोर्स तो सिंगल हो पर वो कई लोगों तक पहुंच जाए, रिसीवर्स उसके मल्टीपल हो या लार्ज स्केल पे हो। तो ऐसा क्या कहलाता है? ऑप्शन बी जन संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। तो कक्षा में जब संप्रेषण होता है, उसको सामान्यतः संज्ञानात्मक संप्रेषण कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम बुद्धि का विकास होता है, तो कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ती है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है, जब वहां होता है। जो इनकोडिंग है, वो डिकोड में बदल जाता है। कब बदल जाता है? जब डिकोडिंग हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। इसके स्टेप हमें याद रखने हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये सारा स्टेप बताया है। सबसे पहले एन्कोडिंग होती है, एन्कोडिंग के बाद मैसेज, मैसेज के बाद ऑप्शन अगर है तो नॉइज़, वरना डायरेक्ट आता है डिकोडिंग, फिर रिसीव करता है, रिसीविंग, देन फीडबैक। फीडबैक इसका लास्ट स्टेप होता है। फीडबैक यानी आपको बातें समझ में आ चुकी हैं, आप संप्रेषण में पूरी तरह संप्रेषण को समझ रहे हैं। तो प्रतिपुष्टि क्या होता है? संकूटक का कूटभंजक हो जाता है। टेलीफ़ोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है। तो जो टेलीफ़ोन से हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो किसका एग्ज़ाम्पल है? ऑप्शन सी मैकेनाइज़्ड कम्युनिकेशन का, यांत्रिक संप्रेषण का। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि ओरल कम्युनिकेशन में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? ओरल कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण होता है, आप इसे कैसे कहते हैं, कि आप किसी बात को, अपनी बात को कैसे रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कब कहते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मौखिक संप्रेषण में आप इसे कैसे कहते हैं। आपके ढंग क्या है कहने के, किसी को बुरा लगने का, किसी को अच्छा लगने का। नेक्स्ट, मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है द फोरमोस्ट बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन। अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रही है, तो महत्वपूर्ण बाधा क्या होगी? महत्वपूर्ण बाधा एक हो सकती है खराब श्रवण, विनम्रता वो नहीं होगी, रुचि रुचि ले रहे हैं तो संप्रेषण में इंटरेस्ट आएगा, एकाग्रता एकाग्रता भी नहीं होगी, तो खराब श्रवण ही इसमें बाधा बनेगा। जब अच्छा सुनेंगे नहीं तो अच्छा संप्रेषण नहीं हो पाएगा। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, 3 पार्ट्स में होने वाला है। ये दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जहां मुझे लगेगा हिंदी बहुत कठिन हो रही है, वहां मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करती चलूंगी। बट आप जिस भी भाषा में आपको ये सरल लगे, आप वो पढ़ते चलिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 86 का? ऑप्शन ए सरल भाषा के प्रयोग की। तो जो कम्युनिकेशन है उसमें हमेशा सरल भाषा होनी चाहिए। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। तो सहयोगियों और अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा सबसे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए? तो ऑप्शन सी अनौपचारिक अंतः संचार।
इनफॉर्मल, इंटर कम्युनिकेशन, यानी इंटर कम्युनिकेशन हो और इनफॉर्मल हो। आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है। आप इस स्थिति में किस प्रकार सँभालेंगे? आप ये स्थिति कैसे सँभालेंगे? इसके ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। उससे उच्चतर अधिकारी से शिकायत करके, कंप्लेनिंग हायर ऑफिसर, निजी तौर पर एकांत में उससे बात करके, उसकी अनदेखी करके, अपने कार्य पर ध्यान देकर, नौकरी से त्यागपत्र देकर। तो त्यागपत्र नहीं देंगे, एकांत में बात नहीं करेंगे। ऑप्शन सी होगा, उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देना। आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित रहेगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या चाहिए? इस टाइम आपको ये करना चाहिए कि उससे मिले, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। छुट्टी मंजूर कर देंगे तो अब ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है कि आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करेंगे तो ये भी नहीं कर सकते। और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहेंगे तो उसका उस व्यक्ति का काम कौन करेगा? तो ऑप्शन सबसे सही कौन-सा होगा? ऑप्शन डी। निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा से सही है? तो इसमें से निर्णयन के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में कौन-सा सही है? ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2। तो निर्णय के संबंध में यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, कार्यवाही निर्धारित करता है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। निर्णय लेते समय एक विकल्प को ही चुनना पड़ता है। 91, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, तो आप क्या करेंगे? आप भी उस पर वैसे चिल्लाएँगे, कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे, उस पर क्रोध करेंगे और उसे शांत करेंगे। तो इस चिल्लाने के मामले में आप क्या करेंगे? चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं, जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? इस टाइम बताना है कि आप क्या करेंगे? तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएँगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि तत्काल घायल बच्चे को पहले अस्पताल पहुँचाया जाए। निर्णयन से संबंधित समस्याएँ हैं, तो निर्णयन से संबंधित क्या-क्या समस्याएँ हैं? भय, उम्मीदों से भय, भय एवं झूठी आशा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्णय के समय में आपको भय एवं झूठी आशा नहीं होनी चाहिए। आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं। आप क्या करेंगे? जब आप किसी मंडल के निर्देश से सहमत नहीं हैं, तो आप मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। आप अपना दृष्टिकोण रखेंगे और उनका विचार भी जानेंगे। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन-सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा अथवा व्यावहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? सारे विभिन्न संभावित समाधान पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। जब भी कोई खुल के सोचता है, बहुत से प्रोस्पेक्टस में सोचता है, कई क्षेत्रों में सोचता है, एक ही क्षेत्र में नहीं सोचता। तो ऐसे ऐसी थिंकिंग को, ऐसी सोच को डाइवर्जेंट कहते हैं, अपसारी। अपसारी का मतलब भी होता है दूर-दूर, दूर-दूर तक सोचना। यह अनुभव करने की अयोग्यता कि समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। द inability to realize that a problem can be solved by using a familiar object in an unusual way is likely due to कि कोई भी समस्या मतलब सॉल्व की जा सकती है अनयूजुअल वे, लाइक जो फैमिलियर है बट अनयूजुअल है उससे भी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसको फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, क्या कहलाता है? अगर प्रक्रिया सही है तो क्रमशः अनुसरण किया जाए तो होता है ना, समाधान मिल जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, कलन विधि, एल्गोरिदम। अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? संप्रेषण का माध्यम नहीं है पूछा है, सकारात्मक। तो इसमें से देखना हमें कौन सा नेगेटिव है। तो ज्यादा व्यक्तिक होना, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना है, तो ज्यादा व्यक्तिक नहीं होना है। ऑप्शन ए।
संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? विच रेमेडी इज यूज टू ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द नोड इन कम्युनिकेशन? तो एडवर्स इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? शॉर्ट सर्किटिंग। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? संप्रेषण में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि रेगुलेटिव रूल कि रूल क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में कौन सा चरण पहले आता है? तो संचार की प्रक्रिया में कौन सा चरण पहले आता है? ऑप्शन डी, कूट लेखन। ये क्वेश्चन दो सीरीज में पार्ट 1 पार्ट 2 में ये तीसरी बार है जो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि देखिए 4 से 5 साल का हमने सॉल्व किया, उसमें भी ये 3 बार रिपीट हो गया। तो संप्रेषण में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अगर इसको 1 या 2 बार रिवाइज करके चला जाया जाए, तो इसमें से 10 से 15 सवाल कहीं नहीं गए हैं। नेक्स्ट, समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? फॉर एम्पैथी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। व्यक्तियों में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? जो अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतरवैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? क्वेश्चंस में नहीं पे भी ध्यान देना है कि किसमें नहीं किया जाता है। लोक कौशल, मृदु कौशल, जीवन कौशल, संगठनात्मक कौशल। तो किसमें उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी, संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो जो औपचारिक दिशा निर्देश दिया जाता है प्राधिकार, वो कौन सा प्रकार है, ये पूछा गया है। तो वो कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए, कंट्रोल। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है डैश एवं डैश। इन कम्युनिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर डैश एंड डैश। तो इस संचार में सबसे महत्वपूर्ण वर्ड क्या है? तुम और हम, यू एंड वी। अशाब्दिक संचार में निहित है। अशाब्दिक नॉन वर्बल, जिसमें बोला ना जाए, तो इसमें क्या निहित है? ऑप्शन ए, देह भाषा, मुख का अभिव्यक्ति, आपका चेहरा क्या अभिव्यक्त करता है, लहजा, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन, ये अशाब्दिक संचार में निहित है। अंतरवैयक्तिक के संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो अंतरवैयक्तिक संबंध में सबसे ज्यादा समय लगता है विश्वास बनाने में। विश्वास बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। तो इसमें से ऑड एक्टिविटी फाइंड करनी है। अगर कोई निर्णय लेना है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बुद्धिपूर्ण होना चाहिए, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी। तो सबसे ऑड यही है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि निर्णय में आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी नहीं, उसका चॉइस, डिजाइन और इंटेलिजेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड। चॉइस को नैरो करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। मेंटल कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड। अनुमान लगाना, इन्फरिंग। सहज ज्ञान निर्णय, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, इसके पहले भी आ चुका है। जो इंट्यूशन पे बात कर रहा था, इंट्यूशन क्या होता है? अंतर्दर्शी, अंतर्दर्शी अपना डिसीजन लेना, इंट्यूशन पे डिसीजन मेकिंग। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग का आंसर होगा, क्या होता है? अपने अनुभवों, भावनाओं, संचित फैसलों पर आधारित निर्णय। अधोलिखित में कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण बताना है। तो अंतिम चरण होगा निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर डिसीजन की क्राइटेरिया देखेंगे, ऑल्टरनेटिव सोचेंगे, फिर लास्ट में इवैल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका मूल्यांकन। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है। तो तर्कना के विपरीत निर्णय नियम में क्या निहित है? अनसर्टेनिटी। इस कथन पर विचार कीजिए, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। कंसीडर दिस स्टेटमेंट, कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग
इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि सर्वाधिक उचित है? इसका आंसर बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करना चाहिए। अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार दे देना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही होंगे। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? तो अंतर्दृष्टि का कौन सा एक प्रकार नहीं होगा? सी, चयनात्मक भंडारण। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ऑप्शन बी, प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, ऑपरेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, समझौता पाने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू सीक कॉम्प्रोमाइज। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है जीवन मूल्य एवं दृष्टि, लाइफ वैल्यू एंड विजन। किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसमें सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? ऑप्शन सी, यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। जब बहुत ढेर सारे लोग बात करेंगे, अंतरक्रिया करेंगे, तो निर्णय को सुगम बनाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? यानी कक्षा में ये संप्रेषण सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, अप्रत्यक्ष संप्रेषण। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? वृत्ताकार जो संचार होता है, एक राउंड टेबल जिस पे सब बैठ के बातें करते हैं, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए होता है? सदस्य के संतुष्टि के लिए, मेंबर सेटिस्फिकेशन, ताकि सब पे ध्यान जाए और सब लोग अपनी बातें रख पाए। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कूटवाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। संचारित की गई सूचना को अग्रसारित करना, संचारित की गई सूचना का पर्यावाहन करना। इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। सुनने की जो सबसे अच्छा श्रोता होगा वो कोई भी चीज के अर्थ निकाल के आगे प्रक्रिया को पूरा करेगा। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया देने से एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना होता है प्रतिक्रिया देना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? क्षैतिज संप्रेषण का कौन सा एक प्रकार है? ऑप्शन ए, पार्श्विक संप्रेषण। ये बहुत बार आया है, इस पे 3-4 बार स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार कौन सा होता है? लैटरल कम्युनिकेशन। लैटरल कम्युनिकेशन होता है आपस में जब हम बात करते हैं, जैसे 3-4 कलीग बैठे हुए हैं, तो ये क्षैतिज संप्रेषण कहलाता है। अधोगामी होता है जब नीचे वाला कोई, जैसे निचला ऑफिसर कोई अपने ऊपर को बोले, तब ये अधोगामी हुआ। ऊर्ध्वगामी ऑफिसर्स, कोई ऊपर का ऑफिसर्स, हायर रैंक का ऑफिसर अपने से नीचे वाले को कोई लेटर दे या बात करे। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? कौन सा इसमें से शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। जब व्याख्यान देंगे तो वो बोलेंगे, बोलेंगे तो शाब्दिक संवाद होगा। हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है। जो जेस्चर हम दिखाते हैं, हाव भाव दिखाते हैं, वैसे संप्रेषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, काइनेसिक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? संप्रेषण का रूप नहीं है मनोरंजक उपन्यास पढ़ना। संप्रेषण में होता है जब दो लोग आपस में बोल रहे हो, वहां पे नॉइज होगी, बातें होंगी। तो अगर कोई नॉवेल रीड कर रहा है तो वो चुपचाप नॉवेल रीड करेगा, तो उसमें वो संप्रेषण नहीं होगा। इंटरव्यू में होगा, डिस्कशन में होगा, सोशल इंटरेक्शन में होगा। मनोरंजक उपन्यास पढ़ने में संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण के प्रक्रम का अंतिम चरण है। देखिए अभी प्रथम चरण पूछा गया था, अब अंतिम चरण है। अंतिम चरण क्या होता है? प्रतिपुष्टि, जब फीडबैक देते हैं। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है कम्युनिकेशन दैट यूज्ड असाइन गोल्स। लक्ष्यों को
टू सबॉर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। गोल को पूरा करने के लिए असाइन किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, अधोगामी कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? तो कौन सी इसमें बाधा नहीं है? पूर्वाग्रह है, नॉइज है, सक्रिय श्रवण, अनुपयुक्त माध्यम। अगर इम्प्रॉपर मीडियम है, कोई कोई आदमी यहाँ खड़ा है, कोई बहुत दूर खड़ा है, तो मीडियम इम्प्रॉपर है, वो क्या बोल रहा है यहाँ तक सुनाई नहीं देगा, तो ये तो बाधा है। शोर होगा तब भी सुनाई नहीं देगा। अगर किसी के मन में पूर्वाग्रह बैठ गई है, कोई सोच पहले से दबी हुई है, तो उसमें भी कम्युनिकेशन बैरियर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सक्रिय श्रवण। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परानुभूति, एम्पैथी। उच्च अनुरूपता समूह के लिए अतार्किक निर्णय कहलाता है। अतार्किक निर्णय के बारे में कहना है। अतार्किक निर्णय क्या कहलाता है? समूह सोच, ग्रुप थिंकिंग। निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? निर्णय लेने की सर्वाधिक उपयोगी पद्धति बताना है। ऑप्शन सी, असर्टिव, पॉजिटिव रहना और हमेशा कुछ सोच के रखना। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन। तो कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, क्रोनेमिक्स के रूप में, क्रोनेमिक्स। नेक्स्ट, गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है। अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष है। इसका एक बार इंग्लिश भी देख लेते हैं। द गोल्डन रूल इज बेसिक टू एवरी सिस्टम ऑफ एथिक्स। एथिक्स का बेसिक है गोल्डन रूल। एवर डिवाइज्ड एंड एवरीवन एक्सेप्ट इन some form or other. It is therefore undeniably sound moral principle. It involves the fallacy of। तो ये किस में इन्वॉल्व करता है? ये एथिक्स में इंपॉर्टेंट है गोल्डन रूल। तो ये आर्गुमेंट एड पॉपुलम, लोकोत्तेजक में। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि। तो परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि क्या कहलाता है? कभी इरादतन नहीं होता, नेवर इंटेंशनल। सदैव इरादतन होता है, शायद ही कभी लाभदायक होता है, कभी कभी गैर इरादतन होता है। तो अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होता है, समटाइम्स अनइंटेंशनली एंड समटाइम्स इंटेंशनली। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर इन। ऑप्शन डी, विकेंद्रित नेटवर्क में। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑन कॉन्सोलेशन। नेक्स्ट, जन प्रवाद जिसे ग्रेप वाइन भी कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो जन प्रवाद की इसमें से क्या विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है। जब आमने सामने दो लोग बात करते हैं, उसके संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है? ऑप्शन बी, समकालिक, सिंक्रोनस। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, एक दो तीन चार सारे। समूह संगठन में संप्रेषण के लिए ये सारे चारों के चारों इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। सदस्यों के व्यवहार को भी नियंत्रित करेगा, अभिप्रेरणा अभिप्रेरित भी करेगा, संवेगात्मक अभिव्यक्ति भी रहेगी, अवसर प्रदान किया जाएगा और निर्णय लेने में सहज भी होगा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण, डायडिक कम्युनिकेशन। द्विक मतलब दोनों तरफ होता है। एक एक आदमी ए इधर है, बी, तो अगर दो लोग हैं तो इन दोनों में संप्रेषण होगा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं। तो स्रोत प्रामक के प्रकार किस तरह निभाए जाते हैं? ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा।
यहाँ पे इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं क्योंकि स्रोत प्रामक जो है वो थोड़ा टफ पड़ रहा है। इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द फंक्शन ऑफ सोर्स रिसीवर, तो जो रिसीवर होता है आर परफॉर्म्ड बाय, प्रति व्यक्ति के द्वारा, हर एक इंडिविजुअल किसी ना किसी सोर्स के लिए वो रिसीवर है। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रंगों से संप्रेषण के लिए ऑप्शन ए रंग विद्या का क्रोमैटिक, इसका यूज किया जाता है। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? तो दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी की क्षमता कहलाती है इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, अंतरवैयक्तिक दक्षता। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड, जब आप दूसरे के ओरिएंटेड हो जाते हैं, अन्य अभिविन्यासित, तब आप क्या करते हैं? आपकी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। क्योंकि हम अभी अदर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हैं, बट आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं अन्य लोगों के। 148 समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। तो तत्व ये क्या होता है? संदर्भ। सब चीज डिपेंड है कॉन्टेक्स्ट पे। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं जो संप्रेषण प्रतिभागियों को इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन ए प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। निर्णय क्षमता का सार क्या है? निर्णय क्षमता का सार है ऑप्शन बी विकल्पों के मध्य चयन करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो कौन सा इसका नियम नहीं है? ऑप्शन ए उपयोगिता का आकलन। निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी इज फाउंड? निर्णय शैली में अस्पष्ट निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। ऑप्शन होगा इसका सी निर्देशात्मक शैली में। निर्देश दे देते हैं, इसमें निम्नतर सहनशीलता कम पाई जाती है, अस्पष्टता रहती है। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन डी ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब किसी की हेल्प करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, समस्या के बारे में सोचते हैं, और दिमाग का चलना ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है बताना है। चरम संशक्तिशीलता, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, बहुत ज्यादा सहना भी एक निर्णय निर्माण में हानिकारक होता है। निर्णय लेने का पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण निर्णय लेने का क्या है? समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड रूल फॉर जनरेटिंग आइडियाज? आइडियाज को जनरेट करने के लिए जो रूल बनाया गया है उसके लिए टेक्निक बतानी है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नामिक समूह तकनीक। लास्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मानसिक प्रकार्य है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? तो कौन इसमें सहायक नहीं होता है? ऑप्शन बी फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस मतलब एक स्थिर सोच हो गई है, वो उसी प्रकार के कार्य करेगा, तो ये एक समस्या है, ये कोई भी संप्रेषण की समस्या है। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरवैयक्तिक अवरोध नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है क्वेश्चंस में कि क्या पूछा है कि नहीं है। तो पूछा है अवरोध नहीं है, तो अवरोध कौन सा नहीं होगा इसमें? ऑप्शन सी अनुग्रहण। हम अगर एथनोसेंट्रिज्म हो जाते हैं, ये भी अवरोध है। सिमेंटिक्स अर्थात्मकता निकालने लगते हैं अगर संप्रेषण होता है, छवि प्रबंधन करने लगते हैं, ये सब अवरोध के प्रकार हैं। अनुग्रहण किसी चीज को ग्रहण करना, वो संप्रेषण में अवरोध नहीं है। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, तो संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, ऑप्शन किस में पाया जाता है? उच्चतम अंश पूछा जा रहा है। कम्युनिकेशन ओपननेस, मतलब उसमें कोई कपट हो ही ना, निष्कपट हो, तो वो ऑप्शन बी मेटा संप्रेषण।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर-बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? Which one of the following behavior is most appropriate for diffusing verbal abuse of co-workers? अगर co-workers के बीच में अपशब्द हो गया तो उसको हटाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन सी, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देना। सामीप्य या प्रोक्सेमिक्स संबंधित है। प्रोक्सेमिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, अशाब्दिक संप्रेषण से। प्रभावी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना है तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, सक्रिय श्रवण होना चाहिए, तभी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण मुख्य तत्व उसका प्रभावी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है? तो संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो। पार्श्विक संप्रेषण, लैटरल कम्युनिकेशन। और लैटरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम सेम ग्रुप के, सेम पीयर के लोग, सेम कलीग बात करते हैं आपस में, तो उसे लैटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषीय संकेत है? पैरालिंग्विस्टिक क्यू है। पराभाषीय संकेत होता है टोनल पिच। इससे हम जान जाते हैं कि वो किस पिच में बोल रहा है। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? ऐसा संप्रेषण नेटवर्क जिसमें हाँ, कोई नेता लीडर तो बन सकता है, बट जो वहां के ग्रुप के लोग हैं, मेंबर ऑफ ग्रुप, उनका सेटिस्फैक्शन लोअर रहेगा, वो संतुष्ट उतने नहीं रहेंगे। ऑप्शन सी, श्रृंखला प्रकार के चेन टाइप में, क्योंकि चेन टाइप में क्या होगा, ऐसे श्रृंखला चलेगी। तो लीडर कुछ बोल रहा है तो सबका, लीडर जो बोलेगा उस वो तो ठीक है, वो लीडर है, पर सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ये जो उनके कलीग्स हैं, उनसे जूनियर हैं, इनमें वो बात नहीं मिल पाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? संगठनात्मक मौन, ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस चाहिए अपवर्ड कम्युनिकेशन में। अपवर्ड कम्युनिकेशन में होता है फिल्टरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है जजमेंटल होना। अगर कोई कुछ बात बता रहा है, अगर हम जजमेंटल हो जाते हैं तो वो सकारात्मक श्रवण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? शोर से संबंधित बाधा नहीं है पूछा है। ऑप्शन सी, डायडिक आर्केटाइप्स, द्विक आद्य रूप। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये अपनी बात कहेगा, ये अपनी बात, तब ये शोर में बाधा नहीं होगी। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू। कैसे चेक होगा कि हाँ, मैसेज प्रॉपरली पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ऑप्शन सी, फीडबैक से। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई आपसे बोलता है और उसका आप उत्तर सही प्रकार से देते हैं तो यही फीडबैक होता है कि मैसेज आप तक पहुंच गया, उसका आंसर आपने सही किया है। कार्य विभागीय समितियां रूप हैं, क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी किसका रूप है? ऑप्शन डी, पार्श्विक संप्रेषण का। लेटरल कम्युनिकेशन। इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है, सुमेलित करना है। सभी मनुष्य मरणशील हैं। अगर सभी मनुष्य मरणशील हैं तो ऑल मैन आर मॉर्टल, सब मरते हैं, तो ये क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, सकारात्मक, यूनिवर्स सर्वव्यापी सकारात्मक। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, नो मैन इज परफेक्ट, ये भी सर्वव्यापी निषेधात्मक है, ये नेगेटिव है। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सिर्फ कुछ ही बुद्धिमान है, तो ये क्या होगा? अंशव्यापी। कुछ लोग, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। कुछ किसान धनी हैं, तो ये भी कुछ किसान धनी सॉरी नहीं है, तो ये होगा अंशव्यापी निषेधात्मक। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे पहले अगर कोई सिचुएशन में पड़े हो, अगर उसको सॉल्व किया हो, उसी से रिलेटेड इस बार भी सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिनिधिकता स्वशोध, ह्यूरिस्टिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो ह्यूरिस्टिक्स स्वशोध, खुद से हमने शोध किया कि हाँ, मैंने पहले ये समस्या सॉल्व की थी,
उसी तरह से आगे भी करेंगे, तो ये प्रतिनिधिकता का स्वशोध है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी-कभी बाधा उत्पन्न करती है? कभी-कभी बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी मानसिक विन्यास। कभी-कभी मेंटल सेट हो जाता है तो उससे बाधा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित निर्णयन शैली में किसमें लंबा समय लगता है? निर्णय लेने में लंबा समय लगता है। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक शैली में, जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें लंबा समय लगता है। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? तो फ्रेमिंग प्रभाव किसका उल्लेख करता है? ऑप्शन ए विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग, कैसा वो फ्रेम किया गया है, विकल्पों के चयन को प्रभावित करता है। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं को नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है। The tendency of members in a highly cohesive group to lose critical evaluative decision making capabilities is called। तो ये कैपेबिलिटीज क्या कहलाती हैं? समूह सोच। कभी कभी इसमें क्या होता है कि समालोचनात्मक किसी किसी की थिंकिंग नहीं मैच करती, पर फिर भी हमें निर्णय क्षमताओं तक पहुंचना होता है, पर कुछ तो उसमें निर्णय क्षमता कुछ नष्ट हो जाते हैं, किसी की बात सुनी जाती है किसी की नहीं। तो ये क्या कहलाता है? ग्रुप थिंकिंग। निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है। सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है, कही जाती है। क्या कही जाती है जो सबको प्रसन्न रखे? व्यवहार परक शैली, बिहेवियरल स्टाइल। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो सब खुश रहेंगे, ये व्यवहार परक है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? संभाव्यता के अनुमान नहीं लगाए जा सकते। ये कौन सा नियम होगा? उपयोगिता का आकलन, एसेसिंग यूटिलिटी। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। अगर वैध मानक आकार न्याय वाक्य में अगर मुख्य निष्कर्ष में है तो उसे क्या होना होगा? मुख्य आधार वाक्य में होना होगा। प्रसंभाव्यता गुण है, प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट। तो प्रोबेबिलिटी कब होती है? एन इंडक्टिव आर्गुमेंट, आगमनात्मक युक्ति में। निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? समस्या के सृजनात्मक समाधान को खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है। संप्रत्ययात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, कॉन्सेप्चुअल स्टाइल के डिसीजन मेकर्स में समस्या के समाधान के लिए अच्छी शैली पाई जाती है। सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कारण, चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। इससे रिलेटेड उत्तर का चयन करना है। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोनों ए आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है? ऑप्शन ए 80 से 90% भाग। विवाद सदैव समाहित करता है। कंट्रोवर्सी में क्या इन्वॉल्व होता है? तो हमेशा मतभेद, डिसएग्रीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? मतलब सही से सुनने में कौन सा बाधा नहीं है? तो इसमें एक ही बाधा नहीं है, वो है द्विग दृष्टिकोण। अगर डुअल पर्सपेक्टिव है, वो दो तरीके से सोच रहा है तो बाधा नहीं है। प्री जजमेंट भी बाधा है, ओवरलोड मैसेज हो जाए वो भी बाधा है, और अगर संदेश जटिल है, मैसेज कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी एक बाधा है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? गत्यात्मकता पर बल देता है समव्यवहार प्रतिरूप। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धत स्रोत क्या है? सबसे अधिक उद्धत स्रोत है मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइटेड सोर्स फॉर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष होने के लिए कौन सा सोर्स है? तो ऑप्शन बी कमजोर संप्रेषण। संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता। एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता।
तो इसमें आपको बताना है कि कौन-सा इसमें से कथन सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। कभी-कभी क्या होता है कि दक्ष संप्रेषण है, संप्रेषण आपका बहुत अच्छा है, पर उतना प्रभाव नहीं डालेगा दूसरे पे और कभी-कभी प्रभावी संप्रेषण होता है, बातचीत बहुत प्रभावी होता है, पर उतनी उसमें दक्षता नहीं होती। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण, जब आपस के एक ही टाइप के ऑफिस में एक ही पोस्ट के लोग जब बात करें, तो वो क्या कहलाते हैं? सदस्यों के मध्य कौन-सा संप्रेषण होता है? पार्श्विक संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेर-फेर करना कहलाता है। सूचना का हेर-फेर करना क्या कहलाता है? निस्यंदन, फ़िल्टर करना। संचार प्रभावी होगा यदि वह कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। कब होगा प्रभावी? अगर तत्काल प्राप्त किया जाए संचार तब। संप्रेषण जो किसी संगठन में समय समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है। समय समन्वय को सहज बनाए ऐसा संप्रेषण क्या कहलाता है? पार्श्विक संप्रेषण। निम्नलिखित में से कौन-सा एक पराभाषा पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है? तो कौन-सा एक पराभाषा में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी मौखिक अंतरक्रिया, वर्बल इंटरैक्शन। वॉइस क्वालिटी, क्योंकि इसमें था टोनल पिच की बात हुई थी ना, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इसमें टोनल पिच देखा जाता है। तो मौखिक अंतरक्रिया नहीं, वर्बल इंटरैक्शन नहीं, वॉइस क्वालिटी कैसी है, स्पीच रेट क्या है और पिच कैसा है। पारस्परिक लेन-देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है। तो लेन-देन के रूप में कौन-सी अंतःक्रिया होती है? ऑप्शन डी सहकालिक अंतःक्रिया, साइमल्टेनियसली इंटरैक्टिव। सामने लेन-देन हो रहा है तो वो कौन-सी अंतःक्रिया कहलाएगी, यही पूछ रहा है, सहकालिक अंतःक्रिया। निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन-सी है? व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए जो प्रभावित करे वो प्रविधि बतानी है। ऑप्शन ए संप्रेषण। प्रतिपुष्टि प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार है। कैसे बताना है कौन सा प्रकार है प्रतिपुष्टि का? अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का। प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। इष्टतम ढंग कौन सा है? प्रभावी समस्या के समाधान का। ऑप्शन बी पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करके चलना। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। निर्णय लेने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लोग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वो सारी थिंकिंग के होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि एक ही समस्या को कई तरह के से सुलझाने की पावर रखते हैं। और जो एक समस्या को एक ही तरीके से सुलझाए वो अभिसारी थिंकिंग होता है, जिसमें एक सॉल्यूशन मिले सिर्फ। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। तो वर्तमान जानकारी को आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व के रूप में रूपांतरित किया जाता है। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यता को आमतौर पर कहा जाता है। तो व्यक्तिगत संभाव्यता को आमतौर पर क्या कहा जाता है? आत्मनिष्ठ संभाव्यता। क्योंकि ये व्यक्तिगत है तो वो सब्जेक्टिव होगा, आत्मनिष्ठ। जो जिस व्यक्ति का होगा उसी की संभाव्यता होगी। समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है, एनालॉगी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया हो। एनालॉगी यूज करना है तो तकनीकों का अनुप्रयोग। समस्या पर निद्रा एक प्रकार, कभी-कभी समस्या होती है तो सोने का मन करता है ना, तो उस वो एक प्रकार की कौन-सी प्रॉब्लम है जब कोई इंक्यूबेशन की। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है, ये सवाल ऊपर भी एक बार आ चुका है, तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए लगभग इसमें रिपीट ही होते रहते हैं। 2-4 साल पे क्वेश्चंस वही रिपीट होते रहते हैं, ऑप्शन भी सेम सेम रहता है, तो अगर हम इसे रिवाइज कर लेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। मेंटल सेट मानसिक विन्यास का। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? विभाजित करो और जीतो रणनीति। साधन साध्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। तो ये क्या है समस्या समाधान प्रक्रिया? ऑप्शन सी समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है?
तो चिंतन का तरीका नहीं है, कौन सा इसमें से? एनाग्राम। निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानवीय तार्किकता सीमित है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है? ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों सही हैं। मानवीय तार्किकता सीमित है, ह्यूमन रैशनैलिटी इज लिमिटेड, और कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके निर्णय में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है? स्वीकृत शैली नहीं है बताना है। ऑप्शन बी, दृढ़ता। बाकी परसुएशन, एग्रेशन और मैनिपुलेटिवनेस, ये सब पारस्परिक संचार की स्वीकृत शैली है। असर्टिवनेस एक स्वीकृत शैली नहीं है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? अब नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। इसमें 1 और 2 दोनों प्रासंगिक होंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन जो मैसेज दे रहा है ये सोचना है कि वह ट्रस्टवर्दी है, सिंसियर है कि नहीं, और ये जो सोर्स है वो सोर्स किस बात बारे में है, संदेश जो दे रहा है उसका विषय क्या है। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? अशाब्दिक रूप से 55%। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? तो प्रभावी संचार में बाधा नहीं है रंग। शोर है, लैंग्वेज है, कल्चर है, रंग तो हर जगह रंग सेम होता है, तो ये बाधा नहीं है। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं। तो जो सुनने की प्रक्रिया है उसमें कितने चरण निहित होते हैं ये बताना है। ऑप्शन बी, 5 चरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? ड्रेस कोड संचार तो वो अशाब्दिक होगा। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? प्रेस विज्ञप्ति है सार्वजनिक संचार, पब्लिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो कौन संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए, समाज या सामाजिक। कथनों को पढ़ के सही उत्तर देना है। कथन 1 है संचार अपरिवर्तनीय है। कथन 2 संचार स्थिर है। इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृत और व्याकुलता को जाना जाता है। उस टाइम जो विकृति आए, व्याकुलता आए संचार के समय, उसे किसके नाम से जाना जाता है? शोर के। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है एंकरिंग पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरवैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है? तो अंतरवैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल इसमें से कौन सा नहीं है? प्रशासनिक शक्ति। बाकी कर्टेसी भी है, पॉजिटिव थिंकिंग, एम्पैथी, ये सब इंटरपर्सनल इंटरैक्शन के कौशल हैं। बल्कि पावर दिखाना ये क्रिया का भाग नहीं है। किस संचार में एक भावात्मक अपील है? भावात्मक अपील करना है अंतरवैयक्तिक संचार में। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो निर्णय लेने में कौन सा एक चरण नहीं है बताना है। ऑप्शन डी, प्रस्ताव की पहचान, प्रदीपन, सत्यापन, तैयारी, ये सब निर्णय लेने के लिए जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन, प्रस्ताव की पहचान, उसमें नहीं है। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक का मुख्य विशेषता क्या है? डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? लिखित संचार। तो डेल्फी तकनीक किससे रिलेटेड है? लिखित संचार से। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण बताना है। निर्णय का अंतिम चरण बताना है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। चलिए निर्णय लेने के यहाँ पे 6 चरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निर्णय लेने के 6 चरण होते हैं। पहला तो समस्या को परिभाषित करना। समस्या परिभाषित होगी। जब समस्या परिभाषित हो गई होगी तो उसके निर्णय मानदंड को पहचानना कि निर्णय कैसा दिया जाए, उसका मानदंड क्या होना चाहिए। निर्णय मानदंड हो गया। तीसरा होगा किस टॉपिक को प्राथमिकता दी जाए, पहले प्राथमिकता किसको दी जाए। फिर चौथा क्या होगा? विकल्प, विकल्प क्या क्या बचे हैं, विकल्प का विकास करना, विकल्प क्या क्या बचे हैं। पांचवा मूल्यांकन करना।
और लास्ट स्टेप हो गया मूल्यांकन हो गया, लास्ट स्टेप होगा सर्वोत्तम विकल्प का। यहाँ पे जब विकल्प जो सिलेक्ट किए थे उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। तो निर्णय लेने के ये 6 चरण हैं। कभी-कभी 6 चरण पूछ ले जाते हैं, कितने चरण हैं? तो टोटल 6 चरण हैं। पहला क्या है? हम परिभाषित करेंगे समस्या, फिर निर्णय मानदंड सेट करेंगे, प्राथमिकता सेट करेंगे, फिर विकल्प का चयन करेंगे, बेस्ट विकल्प कौन-सा है, मूल्यांकन और फिर सर्वोत्तम विकल्प लास्ट स्टेप होगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, आप निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संभालेंगे? चरखी झूला जिस पर लोग बैठे हैं वो ऊपर हवा के मध्य टूट गया है। तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डब्बे में आग लग गई है। 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास की भीड़ जमा हो गई है। नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया है, टिकट खिड़की के पास पड़ा है। तो सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे, क्योंकि पूछा हैंडल फर्स्ट। तो आसपास भीड़ जमा हो गई है, 2 लोग बिना शस्त्र के लड़ रहे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नशे में चेतना शून्य था, वो व्यक्ति मर गया टिकट घर के पास, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि अब वो डेड हो गया है। अभी किससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सँभाला जा सके वो देखना है। तो अगर तंबू के पवेलियन में कचरे के डब्बे में आग लगी है, आग वो पवेलियन में लग सकती है और वहाँ लाखों सैकड़ों लोग होंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन बी इसको कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? तो समस्या हल करने की विशेषता इसमें से कौन-सी नहीं है? समाधान की जटिलता। अगर सॉल्यूशन को उतना ही कॉम्प्लेक्स करते जाएँगे तो वो समस्या हल नहीं होगी और जटिल होती जाएगी। निम्नलिखित में से कौन-सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? समाधान करने वालों की विशेषता नहीं है। समाधान के पदों की सामान्यता, जनरैलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टेप। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। अगर निर्णय के प्रति अधिक आशावान हो गए हैं तो ये कहलाएगा अति विश्वास। निर्णय लेने की किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल किया जाता है, हल करना शामिल है? जो पारंपरिक उपागम है उसको लेके कौन सी समस्या हल की जाती है? नियमित उपागम, रूटीन अप्रोच। निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो हमारे चॉइसेस से इन्फ्लुएंस होती है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? डी, प्रत्यक्षीकरण से। निम्नलिखित में से कौन-सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? तो निर्णय लेने की कौन-सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर। ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग की निर्णय लेने की विशेषता नहीं है, क्योंकि ग्रुप में क्या होगा, ढेर सारे लोग होंगे, तो वहाँ पे वन हेड कैसे हो जाएगा? वन हेड बेटर देन अदर। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? ऑप्शन ए, समस्या की प्रक्रिया के रूप में होता है। एल्गोरिदम एक प्रकार है, तो एल्गोरिदम एक प्रकार किसका है? यांत्रिक समाधान का। निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। तो ऑप्शन बी, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश। तो शारीरिक रूप से व्यक्त किया गया तो वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। आपको सही उत्तर बताना है। संचार की स्पष्टता भावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि एडुक्वेसी पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभाव संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ए सत्य है किंतु आर गलत है, क्योंकि पर्याप्तता, एडुक्वेसी और टाइमिंग दोनों संचार के लिए और वो भी प्रभावपूर्ण संचार के लिए बहुत आवश्यक है। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उस रूप को क्या कहते हैं? तो उसका रूप कहलाता है संज्ञानात्मक विसंगति, क्योंकि आंतरिक तनाव है, उसके कारण कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कॉग्निटिव डिसोनेंस। अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। एक तो पहले कह रहा है अंधा, फिर कह रहा है अंधा नहीं भी है। तो ये किसका उदाहरण है? ये किसी का गुण बता रहा है, तो गुणात्मक क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? अनौपचारिक नेटवर्क का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी, सर्कुलर। क्योंकि सर्कुलर सरकार द्वारा जारी किया जाता है, पत्र होता है। बाकी क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी, गॉसिप ये सब अनौपचारिक हैं। संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संचार प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही क्रम क्या होगा? 240 का ऑप्शन
डी होगा 1, 4, 2, 3, 6, 5। पहले स्रोत, फिर संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फिर शोर होगा, लास्ट में प्रतिपुष्टि। तो ये रहा संचार का पूरा स्टेप। अंतरवैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। कारण, यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ये उत्तरजीविता हेतु आवश्यक नहीं है। उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए तो बहुत चीजें आवश्यक होती है। अंतरवैयक्तिक आकर्षण चाहिए आपस में बात करने के लिए। तो ये आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? समव्यवहार विश्लेषण किसने विकसित किया था? बी. एरिक बर्न। निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? तो श्रवण का इसमें तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अनुनयन, प्रतिक्रिया देना भी है, मूल्यांकन और संवेदन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें एक अभिकथन है, एक कारण है। अभिकथन, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। कारण क्या है? क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं होता है। हाँ, इसका प्रमाण तो नहीं होता लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? प्रॉब्लम टास्क बताना है जो एनिमल के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी एनाग्राम। कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? ये कौन सा संचार तंत्र कहलाता है? एकल श्रृंखला, सिंगल चेन। इसने अपने सर को बताया तो ये एकल श्रृंखला है। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? विचारों को संदेश में परिवर्तित करना है तो ये प्रक्रिया कहलाती है संकेतीकरण। पराभाषा पैरा लैंग्वेज संबंधित है। तो पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अवाचिक संप्रेषण से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो कहा जाता है। ये देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो उसे कहते हैं मेंटल सेट, मानसिक विन्यास। किसने कहा निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उसमें से चयन करना है? डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव एंड मेकिंग चॉइसेस अमंग देम। उन्हीं में से हमें चॉइसेस भी चयन भी करना है और उन्हीं में से विकल्पों का मूल्यांकन भी करना है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन डी सेंट्रॉक ने। समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देता है? सफलता पाने की गारंटी देता है एल्गोरिदम विधि। निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग नहीं लाया जाता? लोगों द्वारा ये उपयोग में नहीं लाया जाता। प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है कि हमने कोई एक प्रकार का कार्य किया, अब हम सारे कार्य उसी प्रकार से सोचे, हम फिक्स हो गए, उस मेंटल सेट पे फिक्स हो चुके हैं, तो ये काम नहीं आता। प्रकार्यात्मकता स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में डैश उत्पन्न करती है। तो फंक्शनल फिक्सनेस प्रोड्यूस डैश इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई चीज फिक्स करके दिमाग में बैठ गया है तो उस वो क्या कहलाएगा? बाधा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तरीका नहीं पूछा है। हम विश्वसनीय स्रोत प्रयोग करेंगे तब तो अफवाह सुलझ जाएगा। कारण को कम करेंगे ये भी हेल्प करेगा। तथ्य उपलब्ध कराएंगे ये भी हेल्प करेगा। समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाएंगे तो ये उपयोग मतलब ये क्या है? हेल्प नहीं करेगा। एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना डैश कहलाता है। जब तक सिचुएशन मतलब आंसर ना मिले ना तब तक ट्राई करते रहो तो ये क्या कहलाता है? प्रयास एवं त्रुटि। समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया है? तो कोहलर के द्वारा
अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, डिटूअर प्रॉब्लम्स, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं यूज किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है? कौन सी ऐसी स्मृति है, मेमोरी है जो बहुत शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन तक रहती है? ऑप्शन बी, प्रतिमात्मक, जो आइकॉनिक मेमोरी होती है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है, जैसे फोटोइक मेमोरी होती है वो। कार्यात्मक स्थिरता, जड़ता एक प्रकार की होती है, तो फंक्शनल फिक्सनेस फिर वही पूछा है, क्या होता है? एक प्रकार का बाधा होता है, तो ये क्या होगा? एक मेंटल सेट आपका बन गया तो वो एक बाधा बन जाता है। मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए डैश प्रयुक्त होते हैं। तो मनुष्यों के द्वारा दूसरों का व्यवहार भी नियंत्रित करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? शब्द। कि दूसरों का व्यवहार कैसे नियंत्रित होगा, ये शब्द डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, हम दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं, यह जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हम व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो ये विवरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, गुणारोपण, एट्रीब्यूशन। चार बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल क्या हैं? संप्रेषण कौशल बताना है, बेसिक। तो बेसिक संप्रेषण कौशल क्या होगा? ऑप्शन डी, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे बेसिक कम्युनिकेशन स्किल हैं। अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा? ऑप्शन सी, भाषा शैली। जब दो व्यक्ति साथ में होते हैं, तब उनमें से जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स व शांत दिखता है, वो क्या कहलाता है? जैसे जो अधिक रिलैक्स, कूल, शांत रहते हैं, काम रहते हैं, वो होते हैं उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर के। अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण कौन-कौन से हैं? यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण बताने हैं। ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। जर्नलिज्म, ऑफिस ऑपरेशन, स्टडी टीचिंग और इंटरव्यू, ये कैसे संचार हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है, जो मेडिएट कम्युनिकेशन होता है, जो मीडिएट करता है, मध्यस्थता करता है? ऑप्शन डी होगा, किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना। तो ये एक मध्यस्थता दिखा रहा है आम लोगों में और न्यूज में। एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो आवश्यकता के ये 3 चक्र कौन-कौन से हैं? ऑप्शन ए, 1 4 और 7। एक तो टास्क, दूसरा समूह कैसा है और वो व्यक्ति इंडिविजुअली कैसा है। तो उसके कार्य क्या हैं, समूह कैसा है और वो इंडिविजुअल कैसा है। डैश कई लोगों को एक ही समय में सॉफ्टवेयर उपयोग करने की अनुमति देता है, ताकि दस्तावेज बनाने के लिए परियोजनाओं को ट्रैक कर सकें। तो ट्रैक रख सकें, इसके लिए क्या यूज करता है? ऑप्शन बी, नेटवर्क। अंतरवैयक्तिक संचार का दूसरा नाम क्या है? अंतरवैयक्तिक संचार का दूसरा नाम है डायडिक, द्वितीयकीय संचार, डायडिक कम्युनिकेशन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है बताना। सही ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। पावलोव की ये थ्योरी नहीं थी, गेस्टाल्ट थ्योरी। बाकी सब सुमेलित है। स्किनर की क्रिया प्रसूत थ्योरी थी, अनुबंधन सिद्धांत। कोहलर की अंतर्दृष्टि, सूच का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति है, तो जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं उसको पसंद की परस्परता कहलाती है। निर्णय लेने में कौन सा पूर्वग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? तो पहली जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसी को अधिक महत्व देता है, तो ये पूर्वाग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, एंकरिंग पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे निर्णय की विशेषता है? गुड डिसीजन की विशेषता क्या है? कि वो व्यवहार्य है और प्राप्य है। एक तो फिजिबल है और अचीवेबल है सबके लिए। जल्दी हो जाता है तो वो नहीं होगा। इग्नोर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, हितधारकों के हित की अनदेखी कर देना, तो निर्णय कैसा अच्छा होगा? अंतर्ज्ञान पर आधारित होना, इंट्यूशन पे आधारित निर्णय नहीं अच्छा हो सकता। अच्छा भी कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं। तो ये कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन जो निर्णय फीजिबल है, अचीवेबल है, सब तक पहुंच सकता है, वो अच्छा निर्णय है। लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा पीसीएस सीसैट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल खत्म होता है। आप लोग इसको एग्जाम देने से पहले जरूर 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया, जहां समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है,
तो जहाँ क्या कहलाता है वो ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब एक ही उत्तर हो एक समस्या का तो कन्वर्जेंट, और जब कई सारे थिंकिंग निकल के आ जाएँ तो वो डाइवर्जेंट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।